हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग बड़ा इंटरेस्टिंग है जी, और बड़े ही एक इंटरेस्टिंग कंट्री के बारे में है। तो पहले तो व्लॉगिंग चल रही थी शेंजन के बारे में। शेंजन के पार्ट 4, 5, 6, 7 बिल्कुल रेडी हैं, आ रहे हैं। लेकिन मैंने कहा जी आज का जो व्लॉग है वो एक ऐसे कंट्री के बारे में बताते हैं आपको कि जिसने आजकल वीज़ा देना थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया है। पहले भी वो वीज़ा दे रहा था लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया है। तो व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को ज़रूर दबाएं। और वो लोग जो मुझसे क्वेश्चन करते हैं या मुझसे कुछ कंसल्टेशन लेना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं, उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली आप मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट नीचे आ रहा होगा, आप चेक करें और मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट को लाइक करें, इंस्टाग्राम अकाउंट्स को फॉलो करें और मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट करें। मैं आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। थोड़ी सी डिले हो सकती है क्योंकि मैं भी रूटीन में थोड़ा बिजी होता हूँ, तो इस वजह से। लेकिन इंशाल्लाह आपके बाकी के सारे क्वेश्चंस का, जितने भी क्वेश्चंस हैं, सबका मैं आंसर करूँगा। अब चलते हैं वीडियो की तरफ और व्लॉग की तरफ। आज का जो व्लॉग है वो है जापान के बारे में। तो जापान एक ऐसा कंट्री है जिसका पासपोर्ट वर्थ इतना ज़्यादा है कि नंबर 1 पे उसका पासपोर्ट वर्थ है। दुनिया का सबसे स्ट्रांग अगर कोई पासपोर्ट है तो वो जो है जी जापान का पासपोर्ट। अब जापान ने पहले वीज़े क्यों बंद कर दिए थे? कोविड के बाद जापान वीज़े नहीं दे रहा था, बिल्कुल भी नहीं दे रहा था। एंट्रीज उसने ऑफ कर दी थी अपनी, और टूरिस्ट वीज़ा तो बिल्कुल ही तकरीबन उसने बंद कर दिया था। लेकिन 2022 के मिड से, जून जुलाई से आप कह सकते हैं, उससे पहले भी उसने ओपन कर दिए थे 21 में। लेकिन उन कंट्रीज़ को वो वीज़ा दे रहा था जिनके पास यूरोपियन पासपोर्ट्स हैं, और टू सम एक्सटेंट आप ये कह सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है। लेकिन चूंकि हमारी जो भी डिस्कशन होती है वो होती है पाकिस्तानी पासपोर्ट के लिए, इंडियन पासपोर्ट के लिए, बांग्लादेश पासपोर्ट के लिए, श्रीलंका के पासपोर्ट के लिए। तो अभी जापान जो है वो वीज़े काफ़ी ज़्यादा दे रहा है। जापान का वीज़ा अप्लाई करने का क्या क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैसे आपको टूरिस्ट वीज़ा जो है ना वो लेना चाहिए, उसके डॉक्यूमेंट्स कौन से आपको अटैच करने हैं या रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए मैंने एक अलग से व्लॉग प्रिपेयर किया हुआ है। जल्द वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अभी सिर्फ इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कशन करेंगे कि जापान में टूरिस्ट वीज़ा जो है वो कितना वर्ती है। अगर हमारे पास जापान का टूरिस्ट वीज़ा, हमारे पासपोर्ट पे जापान का टूरिस्ट वीज़ा है, तो उसकी कितनी ज़्यादा वर्थ है। और नंबर 2 पे ये डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पासपोर्ट पे अब जापान का वीज़ा लग चुका है और इसके बाद हम फौरी तौर पे किस कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो हमें वो कंट्री ईजिली वीज़ा दे देता है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा ये है कि जापान का वीज़ा कितना वर्ती है। तो जिस कंट्री का पासपोर्ट दुनिया का नंबर 1 पासपोर्ट है, उस कंट्री का वीज़ा कितना वर्थी होगा ये आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। उसकी वर्थी होने की रीजंस क्या क्या हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जापान इतना इजीली वीज़ा नहीं देता, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा वर्थी है। दूसरी रीज़न ये है कि आजकल जो जापान के टूरिस्ट एंट्री है वो काफ़ी ज़्यादा कंसिडर की जा रही है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि एग्जैक्टली यू आर अ जेन्युइन टूरिस्ट। क्योंकि जो जेन्युइन टूरिस्ट हैं, जब वो जापान ने एंट्री ओपन की तो उनका एक वहाँ का ट्रेंड स्टार्ट हो गया। अब जब तीसरी बात यह है कि जापान का जो वीज़ा है वो है जी आपका स्टिकर वीज़ा। तो स्टिकर वीज़ा है और इसलिए भी ज़्यादा वर्थी वीज़ा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जापान जाते हैं, जापान जाके वहाँ पे स्किप भी हो जाते हैं। तो क्योंकि जो जापान में एक काम का आप ये कह सकते हैं कि रुझान या पैसे कमाने का रुझान है, क्योंकि वहाँ पे गाड़ियों का बिज़नेस ऑल ओवर द वर्ल्ड में आपको पता है कि एक माना जाता है। इस वजह से बहुत सारे लोग तो वहाँ ही पे जाके सेटल्ड हो जाते हैं, और उनकी सेटलमेंट पासपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी होती है। जब उनकी सेटलमेंट पासपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है तो इस वजह से भी जापान की जो एंट्री है उसको बड़ा एक इम्पॉर्टेंट और प्रोमिनेंट और सिग्निफिकेंट समझा जाता है। अब दूसरा पॉइंट ये था कि जापान के वीज़े के बाद कौन सा कंट्री में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको इजीली वीज़ा मिल जाता है। जापान के बाद अगर आप यूके की एंट्री अप्लाई करते हैं तो आपको वीज़ा इजीली मिल जाता है। अगर आपके पासपोर्ट पे जापान की एंट्री है और इसके बाद शेंजन किसी भी कंट्री की आप ट्राई करते हैं तो आपको वीज़ा इजीली मिल जाता है। अगर आपके पासपोर्ट पे जापान की एंट्री है, आप टर्की का वीज़ा अप्लाई करते हैं, बिल्कुल आराम से और इजीली आपको वीज़ा मिल जाता है। अगर आपके पासपोर्ट पे जापान की एंट्री है तो आप साउथ कोरिया की एंट्री अगर अप्लाई करते हैं तो आपको इजीली साउथ कोरिया आपको वीज़ा दे देता है। अगर आपके पासपोर्ट पे जापान की एंट्री है तो आपको चाइना भी वीज़ा आराम से दे देता है। ये उन लोगों के लिए है जो समझते हैं कि वीज़ा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। अब जापान का वीज़ा इतना इजी हुआ क्यों है आजकल, और किन कंट्री से ये वीज़ा जो है ना वो इजी हुआ है। तो अगर आप रेजिडेंट हैं किसी
दूसरी कंट्री के सपोज टू भी जो मिडल ईस्ट के रेजिडेंट हैं, कतर के, बहरीन के, ओमान के, दुबई के, सऊदी अरेबिया के, तो वो जिस कंट्री के रेजिडेंट है वहाँ से वीज़ा अप्लाई करें। हर पाकिस्तान से जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उनको भी वीज़े मिल रहे हैं, लेकिन अगर आप जिस कंट्री के रेजिडेंट है वहाँ से वीज़ा अप्लाई करेंगे तो वहाँ से आपको वीज़ा मिलने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो जापान का वीज़ा जब भी आपने अप्लाई करना है, वीज़ा को अप्लाई करने से पहले आपने सिर्फ इस बात का खास ख्याल रखना है कि आप टूरिस्ट एंट्री अप्लाई कर रहे हैं और जो टूरिस्ट एंट्री की टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं आपने उनको फुलफिल करना है ज़रूर। चेकलिस्ट क्या है, आपको क्या क्या कुछ करना है, वो मैंने पहले भी बताया कि एक मैं अलग से व्लॉग में शेयर कर दूंगा। तो जापान का वीज़ा इंतहाई ज़्यादा वर्थी वीज़ा है। अगर जो लोग जापान को जाके विज़िट करना चाहते हैं, दिस इज़ द राइट टाइम। एग्जैक्टली यही वो टाइम है कि जब आप जापान का वीज़ा अप्लाई करें और आप लोगों को वो वीज़ा मिल जाएगा। आप लोग 6 डेज़, 7 डेज़, 8 डेज़, 9 डेज़, जितने भी दिन आपने वहाँ पे रुकना है, आप कोशिश करें कि मैक्सिमम आपकी जो एंट्री है वो 6 to 7 डेज़ की हो। विद इन 7 डेज़ आप अपना ट्रिप कंप्लीट करें, वापस आ जाएं। जब आप जापान का ट्रिप करके वापस आ जाएंगे, फिर आके आप यूके का वीज़ा अप्लाई कर देंगे या शेंजन वीज़ा अप्लाई करेंगे, तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है कि जापान से जब आप वापस आ जाते हैं तो वीज़ा आपका जो होता है विद इन दैट ब्रैकेट, आपने ड्यूरेशन आपका जो होता है उससे एक दिन भी आपने ज़्यादा स्टे नहीं किया होता। तो इसी चीज़ को कंसिडर करते हुए यूके भी आपको वीज़ा देता है और यही चीज़ कंसिडर करते हुए शेंजन कंट्री भी आपको वीज़ा देते हैं। तो आप लोग ये जो आप लोगों के माइंड में एक स्केच था कि ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में, कि जी ट्रैवल हिस्ट्री के लिए हम लोगों ने थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर यही कंट्री कवर करने हैं, या फिर हमने जॉर्जिया जाना है, अज़रबैजान जाना है, दुबई जाना है, सऊदी अरेबिया के लिए जाना है, इन कंट्रीज़ को या टर्की को हमने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री के लिए कंसिडर किया हुआ है, तो काइंडली जापान ऐसे कंट्री को अपनी ट्रैवल हिस्ट्री में अपनी प्रायोरिटी बनाएं जैसे जापान है। अब ये क्योंकि जब बड़े कंट्री को आप प्रायोरिटी बनाएंगे तो फिर आपको जो बड़ा कंट्री है वो वीज़ा भी आसानी से देगा। जब आपने एक बड़ा कंट्री विजिट किया होता है तो दूसरे बड़े कंट्री को भी वीज़ा देते हुए आसानी होती है कि ऑलरेडी ये बंदा इस बड़े कंट्री को विजिट कर चुका है। जब भी आप किसी बड़े कंट्री को विजिट करके आप वापस आते हैं तो जो दूसरा कोई बड़ा कंट्री होता है वो एग्जैक्टली ये चीज़ ज़रूर देखता है आपके पासपोर्ट पे कि इसका जो ड्यूरेशन था वो कितने दिनों का था, इसने जो वहाँ पे इसका स्टे था उससे कुछ दिन एक्स्ट्रा तो नहीं वहाँ पे ये बंदा स्टे कर चुका। तो ये वो रीज़न्स होती हैं, यही वो चीज़ें होती हैं जो वीज़ा ऑफिसर देखता है और आपको वीज़ा देता है। बहुत सारे लोगों को मैं ये बात क्लियर कर दूं कि जापान को आप लाइट ना लें। जापान का वीज़ा बहुत वर्थी वीज़ा है और अगर आपके पासपोर्ट पे जापान का वीज़ा लगा है तो इसकी वर्थ आपने देखनी है। तो आप जापान का ट्रिप करके वापस आके आप शेंजन वीज़ा अप्लाई करें या यूके का वीज़ा अप्लाई करें, तो इसके बाद आप देखें कि आपको यूके और शेंजन का, और जिन लोगों का पहले रिफ्यूज़ल है, शेंजन का रिफ्यूज़ल है या जिन लोगों का पहले यूके का रिफ्यूज़ल है, काइंडली वो एक दफ़ा जापान को विजिट करके फिर अप्लाई करें, फिर मेरी इस ट्रिक को यूज़ करें और इंशाल्लाह वीज़ा 100% लगेगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच।